लास्ट पेपर है, उसमें दो बुक्स हैं हमारे पास, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। इन दो बुक्स में डायनामिक्स और स्टैटिक्स के अंदर मोस्टली ये फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक मिलेगा। इसके अंदर हमें 5 यूनिट्स हैं, जिनमें से 2 यूनिट तो है हमारे पास इसमें, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड स्टैटिस्टिक्स की हैं। यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये हमारे पास गति विज्ञान की हैं, डायनामिक्स की हैं। हम इसमें जो बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। डायनामिक्स का मतलब हमारे पास यूनिट नंबर 3, 4 और 5 शुरू करेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट और सेकंड यूनिट हम वो नहीं कर रहे, एक बार थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट करेंगे। उसके बाद में फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट का जो टॉपिक होगा उसको करेंगे हम, यानी स्टैटिक्स को कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर थर्ड अगर बुक में बात करें तो हमारे पास पहला चैप्टर यूनिट नंबर थर्ड में है, जो है वेग तथा त्वरण। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चैप्टर नंबर 2 ये हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन। सरल रेखीय गति। उसके बाद में हमारे पास यूनिट नंबर 4 इसमें है चैप्टर नंबर 4 मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग। प्रत्यास्थ डोरियों की गति। एक इसमें है चैप्टर नंबर 5 समतल वक्रों पर प्रतिबंधित गति। Constraint motion on plane curves। यूनिट नंबर 5 जिसमें एक है हमारे पास सेंट्रल ऑर्बिट। सकेंद्र कक्षा। और इम्पैक्ट। संघट अर्थात टक्कर। ये हमारे पास सिलेबस है इस डायनामिक्स के अंदर जो हमें कंप्लीट करना, जिसमें सबसे पहले जो है यूनिट नंबर 3 है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के नाम से है। सेकंड चैप्टर जो है रेक्टिलिनियर मोशन और सरल रेखीय गति है। यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 आएगा, प्रत्यास्थ डोरियों की गति, मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग है। चैप्टर नंबर 5 समतल वक्रों की प्रतिबंधित गति, कॉन्स्टेंट्स मोशन
ऑन प्लेन कर्व्स है। यूनिट नंबर 5 सेंट्रल ऑर्बिट सकेंद्र कक्षा, और यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 8 जो है वो है हमारे पास इम्पैक्ट संगत। इसके बीच में एक चैप्टर नंबर 3 आ गया, एक चैप्टर नंबर 7 और एक चैप्टर नंबर 9 और दिया हुआ होगा आपकी बुक में, वो नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है वो। ये 3 यूनिट इस डायनामिक्स में मिलेंगी, 3rd, 4th और 5th। फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है वो आपको स्टैटिक्स की बुक में मिलेगी, वो हम स्टैटिक्स जब शुरू करेंगे उसमें करवा देंगे। पहले मैं डायनामिक्स 2 करवा रहा हूँ। सबसे पहले डायनामिक्स में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट हैं या जो छोटा मोटा पार्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है उसके बारे में स्टडी कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कि गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान है क्या। हम गति विज्ञान किसे कहते हैं और स्थिति विज्ञान किसे कहते हैं, डायनामिक्स और स्टैटिक्स का मतलब क्या है। सबसे पहले अगर डायनामिक्स की बात करें तो अगर कोई भी द्रव्य या कण जो है वो गतिमान है तो उसकी गतिमान के कण के अंदर जो परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, चाहे उसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में अध्ययन करना गति विज्ञान कहलाता है। और स्थिति विज्ञान की बात करें तो वहां पे हम किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, जो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, उसके बारे में अध्ययन करना स्थिति विज्ञान कहलाएगा। जैसे कोई वस्तु लगातार चलती जा रही है, अगर चलती जा रही है तो पता है समय के साथ साथ उसके द्वारा तय की गई दूरी भी बदलती जा रही है, समय के साथ साथ उसका जो हमारे पास पोजीशन है वो परिवर्तित होती जा रही है, समय के साथ साथ उसके अंदर वेग भी उत्पन्न हो रहा है, त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है। तो ये वेग त्वरण, क्योंकि गतिशील वस्तु है, गतिशील वस्तु के बारे में अध्ययन करना, उस पर कितना बल लगाया जाए कि उसकी गति रुक सकती हो या कितना बल लगाया जाए कि वो और आगे की ओर गतिशील हो सकता हो, उसका अध्ययन करना हमारे पास गति विज्ञान में आएगा। और स्थिति विज्ञान जो है वो स्पेसिफिकली हमारे पास वस्तु की स्थिति के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसे हम स्थिति विज्ञान में कंसिडर करेंगे। जैसे कि एक वस्तु यहाँ पे है, अगर हम यहाँ से इस वस्तु को छोड़ते हैं तो इसकी स्थिति के कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न थी, इसकी स्थिति के कारण इसमें वेग उत्पन्न हुआ, और वेग उत्पन्न होने के बाद में उसमें पोजीशन परिवर्तित हुई है, तो उस परिवर्तन को ज्ञात करना स्थिति विज्ञान में कंसिडर किया जाएगा। हमारे पास वो स्टैटिक्स होगी। तो ये 2 टॉपिक हमारे पास हैं जिनमें गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान। अब आपने जो छोटे छोटे परिभाषाएं पढ़ी हुई हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं अपने। जैसे कि चाल किसे कहते हैं, चाल दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। कोई भी दूरी है उसमें कितने एक सेकंड में कितनी दूरी में परिवर्तन हो रहा है उसे हम उसकी चाल कहते हैं। चाल की इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। यह एक अदिश राशि है। चाल एक हमेशा क्या होती है, अदिश राशि कहलाती है। औसत चाल किसे कहते हैं, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय, औसत चाल कहलाती है। यदि एक कोई भी वाहन है वो पहले 10 किलोमीटर 60 की स्पीड से, अगले 10 किलोमीटर 40 की स्पीड से, उससे अगले 10 किलोमीटर 50 की स्पीड से जा रहा है, तो उस स्थिति में उसकी औसत चाल अगर याद करेंगे तो कुल कितनी तय दूरी की है और कितना समय लिया उसने कुल दूरी तय करने में, उसका भाग देने पर औसत चाल आ जाएगी। औसत को व्यक्त करता है। विस्थापन, विस्थापन स्थिति में परिवर्तन, उसकी पोजीशन में क्या परिवर्तन आया, प्रारंभ में यहां थी वस्तु, उसके बाद में अगर वो वहां तक चली गई तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया। अगर मान लो कोई भी वस्तु घूम के वापस वहीं पे आ जाती है तो इसका विस्थापन 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ, जहां पर था इनिशियली वहीं पर वापस पहुंच गया, इसलिए स्थिति में परिवर्तन 0 माना जाएगा, विस्थापन 0 होगा। विस्थापन एक सदिश राशि है जो कि न्यूनतम दूरी को व्यक्त करता है। किसी वस्तु की प्रारंभ से अंतिम तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। वेग, ये परिभाषाएं छोटी छोटी परिभाषाएं जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वो आपको रिकैप के लिए बता रहा हूं, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, उन्हीं को मैं रिपीट कर रहा हूं। बार बार हम उपयोग में लेंगे, बार बार उपयोग में लेंगे तो आपको कंफर्म होनी चाहिए डेफिनेशंस क्या हैं। बीच में डेफिनेशंस बताऊं मैं तो वो सही नहीं लगेगा। वेग किसे कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को
वेग कहते हैं। विस्थापन में क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी दर ज्ञात करना वेग कहलाता है। इसकी भी इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन ये एक सदिश राशि होती है। उसके बाद में त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दो प्रकार के त्वरण होते हैं, एक को मंदन कहा जाता है और एक को त्वरण कहा जाता है। त्वरण अगर धनात्मक परिवर्तन हो रहा है तो उसे त्वरण कहा जाता है, और अगर ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है, वेग में कमी हो रही है, तो उसे हम मंदन कहते हैं। उसके बाद में आता है दो प्रकार की गति पढ़ेंगे हम, सरल रेखीय गति अगर और एक समतलीय गति। कोई भी कण है या कोई भी वस्तु है उसकी दो प्रकार की गति के बारे में अध्ययन करेंगे, सरल रेखीय गति और समतलीय गति। सरल रेखीय गति, एक ही रेखा में गतिशील कोई भी कण है तो उसकी गति को हम सरल रेखीय गति कहेंगे। समतलीय गति एक समतल में किसी वर्ताकार पथ पर हो सकती है या किसी निश्चित परवलयिक पथ पर गति कर रहा हो, एक समतल के अंदर गति करता हो तो उसे हम समतलीय गति कहते हैं। उसके बाद में न्यूटन, इसके कुछ सूत्र थे। सबसे पहला, अगर हम विस्थापन को या दूरी को x से व्यक्त करें तो जो चाल या वेग ज्ञात करने के लिए सूत्र था वो था dx/dt। x में परिवर्तन की दर dx/dt से व्यक्त किया जाता है। त्वरण ज्ञात करने के लिए त्वरण को कई बुक में a से और कई बुक में f से भी व्यक्त किया गया है। स्मॉल f का मतलब भी यहाँ पे त्वरण है और a का मतलब भी त्वरण है। त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर होता है, जिसको dv/dt से लिखेंगे। इसको एक और फार्मूला भी हमारे पास v इंटू dv/dx से भी व्यक्त किया जा सकता है। ये हमारे पास सूत्र इस पार्ट से बना था। अगर हम इसमें dx बाई चेन रूल अप्लाई कर दें dv/dt में, तो dv/dx इंटू dx/dt लिखा जा सकता है, और dx/dt को हमने अभी अभी लिखा था v, तो v dv/dx ये भी त्वरण का एक सूत्र है और ये भी एक त्वरण का सूत्र है हमारे पास। उसके बाद में हमारे पास आता है इसमें गति के कुछ नियम थे, गति के कुछ सूत्र थे। पहला सूत्र v बराबर u प्लस at, यहां v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और a जो है या f से व्यक्त करें तो त्वरण हो जाएगा। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम v इज इक्वल टू यू प्लस at, हम अंतिम वेग भी निकाल सकते हैं, त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं, समय भी ज्ञात कर सकते हैं। जो भी तीन मान दिए होंगे वो तीन मान रख के चौथा मान हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी समीकरण क्या थी इसमें? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। s दूरी को व्यक्त करता है। तीसरी समीकरण v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as। ये हमारे पास तीन सूत्र थे। चौथा सूत्र हमारे पास इसका काम में लेते हैं, nवें समय में, nवें सेकंड में तय दूरी, SN से लिखेंगे इसको। nवें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो ये सूत्र बनेगा u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n-1। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम nवें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। nवें सेकंड में कैसे दूरी निकालेंगे? पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर t की जगह n रख देते हैं, फिर t की जगह n-1 रख देते हैं, और दोनों को अगर घटा देंगे तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। ठीक है, भी n सेकंड में तय की गई दूरी और n-1 सेकंड में तय की गई दूरी, दोनों को घटा दें तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। अगर इन सब में कोई भी कण प्रारंभ में विरामावस्था से शुरू होता है तो u का मान 0 होगा। अगर u का मान 0 होगा तो v बराबर at, s बराबर हाफ at स्क्वेयर, v स्क्वेयर बराबर 2as, और nवें सेकंड के लिए sn बराबर हाफ ऑफ a इंटू 2n-1 से डायरेक्ट निकाला जा सकता है अगर कोई कण विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करता है तो। उसके बाद में ये तो जो गति थी, गति की समीकरण है, सरल रेखीय गति के बारे में बात की हमने। अगर कोई कण जो है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है,
अगर गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं या फिर ऊपर से नीचे की ओर गति उत्पन्न होती है। अगर ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो गुरुत्वाकर्षण की ओर आएगा, इतना ही अंतर आएगा। इन सभी सूत्रों में एक ही जगह पर जी आ जाता है। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस जी का उपयोग करेंगे, और अगर नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंका जाता है तो माइनस जी का उपयोग करते हुए हम गति की समीकरण लिखते हैं। उसके बाद में अगर किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हमेशा जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा, जो प्रारंभिक वेग होगा और वस्तु का वापस इस पृथ्वी पर आने पर जो वेग होगा वो हमेशा समान होता है। अर्थात वस्तु का पृथ्वी से ऊपर फेंकने का वेग बराबर होता है वस्तु का वापस पृथ्वी पर पहुंचने का वेग। यानी अगर किसी वस्तु को हम प्रारंभ में ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर जिस वेग से फेंका जाएगा वस्तु उसी वेग से वापस पृथ्वी के ऊपर आएगी, उनमें वेग में परिवर्तन नहीं होता। हाँ, जब सबसे अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उस स्थिति में उसका वेग 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग होगा, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं जो अभी सूत्र किए थे उनमें से उपयोग करते हुए। इसमें हमारे पास मान लो कोई भी कण है, वो t1 सेकंड बाद एक ऊंचाई h पर है, यहां से कण को फेंका गया, t1 सेकंड के पश्चात इसकी जो ऊंचाई है वो h है, और फिर ऊपर की ओर गति कर रहा है, यहां पे अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर वापस यहां पे आता है, मान लो t2 सेकंड हो जाते हैं कंप्लीट। तो उस स्थिति में कण द्वारा जो प्रारंभिक वेग होगा वो बराबर आएगा हाफ ऑफ g इंटू t1 प्लस t2 के। यानी अगर किसी कण को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है और पहले सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी h है, और बाद में वो 5 सेकंड बाद में या 6 सेकंड बाद में इस कण पर वापस पहुंचता है, तो इसका मतलब उस कण को प्रारंभिक वेग हाफ ऑफ g इंटू t1 प्लस t2 से फेंका गया था ऊपर। महत्तम ऊंचाई की बात करें इसमें, इस h का मान वो हमारे पास इक्वल आएगा हाफ ऑफ g इंटू t1 t2 के। इस ऊंचाई पर हमारे पास कण जो है वो वापस, यानी h ऊंचाई पर इतने सेकंड पश्चात हमारे पास इस h ऊंचाई को अगर ज्ञात करना हो तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। और महत्तम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई जो ग्रहण करेगा वो हमारे पास आएगी 1/8 g इंटू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। वैसे इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होना, एक टॉपिक में उपयोग था, वो 3rd चैप्टर में था, 3rd चैप्टर अपने सिलेबस में नहीं रहा अब, तो इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होगा। संवेग किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन ये त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणा वेग जो होता है उसे हम संवेग कहते हैं, p से व्यक्त करते हैं, m गुणा v से कहलाता है, और इसकी यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होती है। न्यूटन के गति के नियम क्या थे? पहला, न्यूटन की गति का पहला नियम, कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहती है, कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल क्रियाशील ना हो। दूसरा, संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो लगाए गए बल के बराबर होती है, यानी F समानुपाती होता है dp/dt के, या हम कह सकते हैं कि F जो होता है वो बराबर होता है m इंटू a के। द्रव्यमान गुणा त्वरण उस पर प्रत्यारोपित जो बल है उसके बराबर होता है। और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जिसके अनुसार अगर किसी वस्तु पर कोई क्रिया की जाती है तो उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है।
बल की इकाई न्यूटन होती है, जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को व्यक्त करता है। एक सीजीएस पत्ती में डाइन होती है जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद में हमारे पास आता है पिंड का भार। भार किसे कहते हैं? किसी पिंड का भार द्रव्यमान गुणा त्वरण पिंड का भार कहलाता है, mg से व्यक्त करते हैं, जिसकी इकाई न्यूटन या डाइन के रूप में व्यक्त की जाती है। ये हमारे पास बेसिक सा पार्ट था जो हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है और उसको थोड़ा सा रिकैप किया हमने। रिकैप के एक मतलब ये हो गया कि हमने एक बार रिवाइज किया उस पार्ट को। मेन टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जैसा मैं टॉपिक अभी अभी बता के गया हूं, वेलोसिटी v ds/dt लिख दें चाहे dx/dt लिख दें, वो डिपेंड करता है आपको विस्थापन या दूरी जो है वो किस रूप में दे रखी है, उसके अनुसार हम इसका मान लिखेंगे। त्वरण f से व्यक्त किया हुआ है मोस्टली इसमें, जो dv/dt और v dv/dx से रिप्रेजेंट होगा। इस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। पहले एग्जाम्पल कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें ये याद रखना कि dx/dt को x डॉट से और d2x/dt², इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं d2x/dt², इसको x डबल डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें दिया हुआ है, यदि सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा t सेकंड में चली दूरी x बराबर 2t³ माइनस 9t² प्लस 12t प्लस 6 है, तो ज्ञात कीजिए कि त्वरण शून्य कब हो जाएगा और उस समय उसका वेग क्या होगा। हमें यह ज्ञात करना है कि f की वैल्यू 0 कब होगी और उस समय उसके वेग जो था वो कितना है। सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं, वेग निकालते हैं जो dx/dt को व्यक्त करेगा 6t² माइनस 18t प्लस 12। त्वरण निकालेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे इसका, ये हो जाएगा 12t माइनस 18 बराबर 0 रखेंगे, t का मान आ जाएगा 18/12 यानी 3/2। 3/2 सेकंड पश्चात कण का जो त्वरण है वो शून्य होगा। वेग ज्ञात करना है, t का मान 3/2 इसमें रख दीजिए, 9/4 माइनस 18 गुना 3/2 प्लस 12। इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा 27/2 माइनस 27 प्लस 12, 27 12 15 रह जाएंगे, 2 लघुत्तम 27 माइनस 15 दूनी 23 माइनस का आ जाएगा 3/2 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब वेग जो है वो कम होता जा रहा है उस स्थिति में। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल रहेगा। एग्जांपल नंबर 2 और करवा रहा हूं साथ में ही। एक कण एक निश्चित बिंदु की ओर एक ऐसे वेग से गतिशील है जो कण की उस बिंदु से दूरी की किसी घात के समानुपाती है। तो देखो इसमें एक कण है वो एक निश्चित बिंदु की ओर, एक कण यहां से एक निश्चित बिंदु की ओर इस ओर गतिशील है, जो कण की उस बिंदु से दूरी की किसी भी घात के समानुपाती है। मान लो ये बिंदु O है जो निश्चित बिंदु है, यहां P से कण प्रारंभ कर रहा है, इसकी O से जो दूरी है वो x है। हमें ये कहा है कि वेग जो है वो इससे दूरी के किसी घात के समानुपाती है, अर्थात v जो है वो समानुपाती है दूरी की घात के, किसी घात के, किसी घात का मतलब x की घात n मान लेते हैं, जहां n का मान जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 को व्यक्त करता है। सिद्ध कीजिए कि कण उस बिंदु तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। हमें यह प्रूव करना है इसमें कि ये जो कण है P वो O पर कभी नहीं पहुंचेगा।
रिपीट कर रहा हूं, इसमें एक कोई भी कण P बिंदु पर है, ये एक निश्चित बिंदु O की ओर गतिशील है, इस पे जो वेग उत्पन्न हो रहा है वो इसमें जो दूरी है उस दूरी के किसी घात के समानुपाती है। कोई भी घात के समानुपाती है तो हमने n घात मान लिया। इसमें यह दिया हुआ है कि n का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, स्मॉलर देन 1 नहीं है। हमें यह सिद्ध करना है इसमें कि ये जो कण है वो O पर कभी नहीं पहुंचेगा। तो हम समय ज्ञात कर लेते हैं किस समय पर वो कण O पर पहुंचेगा। अगर वो समय का मान जो है वो 0 आ जाता, अनंत आ जाता है, तो इसका मतलब वो कभी भी उस बिंदु पर नहीं पहुंच सकता। उससे पहले v समानुपाती x की पावर n हमें दी हुई है। समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पे x का मान लगातार कम होता जा रहा है। अगर x का मान कम होता जा रहा है तो ये जो मान लेके चलेंगे वो माइनस का लेके चलेंगे, यानी हमारे पास v जो वेग होगा वो माइनस म्यू इंटू एक्स की पावर n को व्यक्त करेगा, क्योंकि x में जो परिवर्तन हो रहा है वो लगातार कम होता जा रहा है। x की ओर, x की जो दूरी है हमारे पास कण की ओर उस बिंदु की, वो कम होती जा रही है, इसलिए माइनस का चिन्ह उपयोग में लाया जाएगा। हमें पता है v के लिए dx बाई dt होता है फॉर्मूला माइनस म्यू एक्स की पावर n। सॉल्व करेंगे, dx बाई एक्स की पावर n इक्वल्स टू माइनस म्यू इंटू डी टी। समाकलन करो, पहले हम n ग्रेटर देन 1 के लिए समाकलन कर रहे हैं। अगर इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर माइनस एन प्लस 1 बटे माइनस एन प्लस 1 बराबर माइनस म्यू टी प्लस सी, वेयर c इज एनी कांस्टेंट पार्ट है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म को शो करता है। अब इसमें अगर x का मान 0 रखते हैं तो t का मान क्या आएगा वो हमें जांच करनी है। यहां पे अगर x का मान 0 रखते हैं और n ग्रेटर देन है 1 से, पहला केस लेके चल रहे हैं, इसमें n ग्रेटर देन है 1 से, n अगर 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब x की जो भी घात आएगी वो माइनस में आएगी। अगर x की घात माइनस में आएगी तो 0 की घात माइनस में हो गई, और अगर x 0 की घात माइनस में हो तो वो अनंत को परिभाषित करता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो अनंत बराबर माइनस म्यू टी प्लस सी, यानी t बराबर आ जाएगा अनंत। यानी n का मान अगर 1 से बड़ा लेके चलते हैं, कोई भी मान लेके चलते हैं, तो t समय अनंत आ रहा है, इसका मतलब वो अनंत पर जाकर वो बिंदु पर पहुंचेगा, कभी भी वो बिंदु पर नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा केस लेके चलेंगे, इसमें अगर n का मान 1 हो, अगर n का मान 1 है तो सूत्र बदल जाएगा भाई, dx बाई dt जो है वो बराबर आ जाएगा म्यू इंटू एक्स के, जिसको dx बटे एक्स बराबर माइनस म्यू इंटू डी टी लिख सकते हैं। समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा log x बराबर माइनस म्यू इंटू टी प्लस सी। अब अगर हम x का मान 0 रखते हैं इस स्थिति में, तो x का मान 0 रखने पर log 0 बराबर बनेगा हमारे पास माइनस म्यू टी प्लस सी, लेकिन log 0 का मान अनंत होता है, जो माइनस म्यू टी प्लस सी के इक्वल आएगा, अर्थात t का मान फिर से अनंत आ रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि कण जो है वो कभी भी ओ बिंदु पर नहीं पहुंच पाएगा, वो लगातार गति करता रहेगा। 2 एग्जाम्पल थे हमारे।